डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर। आज आप लोग को बताऊंगा हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स देखिए होता क्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई आवेश है, यह धन आवेश है। तो इस धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और इस धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तो जहाँ तक वैद्युत बल रेखाएं फैली होंगी वहाँ पर होगा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं हैं, और इस वैद्युत बल रेखा जो है वह इसी के समीप हम मान लेते हैं या कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इस पृष्ठ की केवल हम कल्पना कर सकते हैं। तो यह काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्यों वैद्युत क्षेत्र में स्थित है? क्योंकि यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं के संख्यात्मक मान को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक ना, कि इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं के संख्यात्मक मान को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, फिर से देखिए यहाँ पर कोई आवेश है, तो इस आवेश से निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, और जहाँ तक वैद्युत बल रेखाएं होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा। यह बात होता है कि वैद्युत आवेश के समीप वैद्युत बल रेखाएं अधिक होती है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी कम होता है। तो यह मान लेते हैं आवेश है, और यह आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ है, और इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के संख्यात्मक मान को हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं कि यह देखिए वैद्युत बल रेखा है, और वैद्युत बल रेखा किसको दर्शाती है? वैद्युत क्षेत्र को। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई वैद्युत क्षेत्र ई है, और इस वैद्युत क्षेत्र ई में यह कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। तो हम इसका पहले छोटा भाग लेते तो मानते हैं कि इसका लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल, काल्पनिक पृष्ठ जिसका लघु पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो? डी फाई। यह देखिए क्या कर रहा है कि यदि क्षेत्रफल छोटा लेंगे, डी दर्शा रहा है कि यदि क्षेत्रफल छोटा लेंगे तो यहाँ पर डी दर्शा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पर डी दर्शा रहा है कि यदि क्षेत्रफल बड़ा लेंगे तो यहाँ पर भी डी दर्शा रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? बड़ा। तो यदि वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित काल्पनिक पृष्ठ डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो? डी फाई ई हो। तो अब सूत्र होता है कि देखिए डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्यों डॉट लगा है? क्योंकि यह अदिश राशि होता है, और अदिश को हम गुणन में डॉट से दर्शाते हैं। और एक सूत्र होता है कि दो सदिशों का अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। तो हम यहाँ पर वेक्टर ए के स्थान पर वेक्टर ई और डॉट वेक्टर बी के स्थान पर वेक्टर डी ए लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए बी, तो ई डी ए कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। इसी सूत्र से हो गया। कैसे? देखिए क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। अब यहाँ पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो पहले ए के स्थान पे ई हो गया, फिर बी के स्थान पे डी ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? कास थीटा। ठीक, तो यह तो लघु पृष्ठ से था जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? डी ए। अब हम बात करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से, तो छोटी राशि प्राप्त हो जाती है, बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए छोटी राशि का समाकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो, तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई। हम डी फाई का क्या रख दे? मान। और डी फाई का मान कितना है? ई डी ए कास थीटा। तो यहाँ पर डी फाई का मान रखते हैं, तो ई डी ए कास थीटा। अब यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन डी ए होता है तो इसका समाकलन होता है ए, और समाकलन उसी का होता है जिसके सामने डी लगा हो। तो डी किसके सामने लगा है? ए के सामने। तो यहाँ पर समाकलन केवल ए वाले को होगा, बाकी सभी राशियों को हम अचर रूप में बाहर कर देंगे। तो चलिए बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? ई कास थीटा बाहर, इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए का जो हम समाकलन करते हैं तो उसका मान कितना आता है? ए। डी ए का समाकलन कितना आता है? ए आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया कि डी फाई बराबर ई ए कास थीटा। अरे फाई ई बराबर, फाई ई क्या है? संपूर्ण पृष्ठ से, और डी फाई क्या था? किसी काल्पनिक पृष्ठ से। अब देखिए
हमें अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश हो तो समीकरण 1 में थीटा बराबर जब 0 अंश रखेंगे तो काश 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई बराबर ए। यहाँ पर अब हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात करने के लिए पहले देखिए फाई ई का मात्रक बराबर ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और यहाँ पर ए क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यह वैद्युत फ्लक्स का एक मात्रक हो गया। एक हम और बताए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ पर देखिए ई का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर, और ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल, तो बचा क्या वोल्ट इंटू मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स के दो मात्रक, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, एक वोल्ट इंटू मीटर। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अतः स्पष्ट है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। और इसका बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र निकालने के लिए चलिए बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। तो पहले यन न्यूटन दर्शा रहा है, न्यूटन का बीमा होता है एम यल टी के पावर -2। यम क्या है लंबाई दर्शा रहा है, तो इसकी बीमा क्या होती है एल स्क्वायर। और यहाँ पर क्यू क्या है आवेश का बीमा कितना होता है ए टी, आवेश का बीमा कितना होता है ए टी। अब देखिए यम एल क्यूब टी पावर -2, फिर टी पावर 1 के ऊपर जाएगा टी पावर -1 ए पावर -1, और टी पावर यह देखिए सेम राशि है, आधार समान है, घात इनके आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यम एल क्यूब टी पावर -3 और ए पावर -1। तो इसका जो बीवी सूत्र होगा यम एल क्यू टी पावर -3 और ए पावर -1। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि तथा इसका बीमी सूत्र यम एल क्यू टी पावर -3 ए पावर -1 होता है। और यहाँ पर बताए थे कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है अदिश राशि। यह इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। अब हम बात करेंगे घन कोण के बारे में। देखिए कोण के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे कि हम घन कोण क्या होता है। तो जो कोण बनता है वह 2D होता है, लेकिन जो घन कोण बनता है वह 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो गोला जैसे वृत्त, तो वृत्त को बनाने के लिए केवल लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह 2D हो गया। लेकिन अगर बात करें हम कि गोला, तो गोले को बनाने के लिए लंबाई के साथ साथ चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। तो हम पहले देख लेते हैं कि घनकोण क्या होता है। तो हम मान लेते हैं कोई गोला है और यह गोला का कोई छोटा सा भाग है, तो किसी गोले के लघु पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो कोण बना होता है उसी को घन कोण कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है, और इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है, और इसको किसी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि किसी गोले का लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए, यहाँ पर देखिए कोई गोला है, यह गोले का लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है डी ए। तो गोले के इस लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए, तो जब क्षेत्रफल छोटा है तो घनकोण भी छोटा बनेगा, तो यहाँ पर जो घनकोण है वह कितना है डी ओमेगा। तो यदि किसी गोले के लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए द्वारा केंद्र पर बना घनकोण डी ओमेगा हो, तो डी ओमेगा बराबर डी बटे आर स्क्वायर, जहाँ पर डी ए क्या है लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर स्क्वायर क्या है त्रिज्या का वर्ग, डी ओमेगा क्या है घनकोण। तो यहाँ पर लिखा गया है जहाँ आर गोले की क्या है त्रिज्या है, ठीक। और इस घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसका कोई विमास नहीं होता है। तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर डी ओमेगा बराबर होता है डी ए बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर एक लाना है, तो एक लाने के लिए इस डी ए का मान जो होना चाहिए वह आर स्क्वायर के मान के बराबर होना चाहिए, ताकि हम जब डी ए का मान आर स्क्वायर के मान के बराबर हो जाएगा तो हम डी ए के स्थान पे आर स्क्वायर लिख देंगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो बचेगा कितना 1। और इस घनकोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन, तो हो जाएगा। तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है क्षेत्रफल, उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, और वह कोण कहाँ अंतरित करता है केंद्र पर, क्योंकि कोई भी कोण होता है वह कहाँ बनता है केंद्र पर। तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा देखिए कि
एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर दर्शाया गया है ना, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है और वह कहाँ अंतरित करता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक, और एक बार फिर सुनिए, तो यहाँ पर सूत्र होता है घनकोण का कि डी ओमेगा बराबर डी बटे कितना, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या है, क्षेत्रफल, आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर डी ओमेगा बराबर डी बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर डी ए क्या है, क्षेत्रफल, और आर स्क्वायर क्या है, त्रिज्या का वर्ग। तो एक लाने के लिए ऊपर वाली राशि का मान नीचे वाली राशि का मान बराबर होता है। जैसे 2/2, इसका मान कितना आएगा, 1, और घनकोण का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। तो घनकोण यहाँ पर लिखा गया है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है और वह कहाँ अंतरित करता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक ना। तो देखिए, जो कोण के रूप में या प्रक्षेप के पद में घनकोण का जो प्राचल समीकरण होता है वह होता है डी ओमेगा बराबर डी ए काश थीटा बटे आर स्क्वायर, और घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक ना। इसका प्रयोग हम गॉस के प्रमेय के सिद्ध करने में करेंगे, इसलिए इसको ध्यान देंगे, नोट पॉइंट यह है। तो अब बात करेंगे कि गॉस का प्रमेय इंपॉर्टेंट है। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, देखिए पहले सुनिए, गॉस नाम वैज्ञानिक ने किसके लिए नियम दिया। तो गॉस नाम वैज्ञानिक ने यह मान लेते हैं कि कोई आवेश है, और यह जब आवेश है तो यह आवेश और इस आवेश से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे कि गॉस नाम वैज्ञानिक ने किसी काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के संदर्भ में एक नियम दिया जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। और फिर से देखिए, पहले परिचय लिखेंगे गॉस, गॉस का नाम एनसीईआरटी में गॉस दिया है, तो ध्यान से रखिए उसको। तो गॉस नाम वैज्ञानिक ने किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स को किससे, फाई ई, तथा उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले तथा उस काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू के संदर्भ में एक नियम दिया जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। ठीक ना। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह उस काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा या 1/ε0 गुना होगा। तो लिखेंगे क्या कि निर्वात या वायु में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है या 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए, निर्वात या वायु में स्थित किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। अब बताइए, अगर Q का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर Q/ε। आप इसी सूत्र को याद कर लिख सकते हैं। देखिए, यह फाई है क्या, वैद्युत फ्लक्स, Q क्या है, आवेश। तो लिखेंगे गॉस नाम वैज्ञानिक ने वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश के संदर्भ में एक नियम दिया जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है या 1/ε0 गुना होता है।